काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप आईएमएफ से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या, एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5,000 रूलिंग एलीट है उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी पे खर्च होगा, लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की यह है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया था। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करेंगे, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ ही मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू व्हेट इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई मुझे, मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं। मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दे जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस, नो करंटली मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, चाहे असेंबली हो चाहे कुछ हो। एक आज ड्रामा सुना नया हुआ है कि कहते हैं जी 3 अफगानियों को पकड़ लिया जो अडयाला जेल के ऊपर हमला करना चाहते थे। वहां एजेंसियां आसपास फिर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब सरेंडर कर चुके हैं, रमजान के लिए उनको बनीगाला ले जाने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये कि इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलीडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रहे चीमा साहब चलता काम।
8 मेरे ख्याल में IMF का आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। तो तारड़ साहब अगर IMF का पैकेज नहीं लेंगे तो हमारे पास तो डिफॉल्ट कर देंगे तारड़ साहब। चीमा साहब आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं, आप कौन सा चल रहे हैं? आप अगर देखा जाए तो आप चल तो नहीं चीमा साहब। देखिए दो चीज, जब चीमा साहब जब आप अपने लोन की किस्त देने से कासर हो, उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। आप आपने लोन की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते। ये क्या है ये सारा कुछ? अब इसके बाद ड्रामा क्या होगा? IMF का सबसे पहली कंडीशन है उनकी कि आप अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। सबसे पहले PIA को आप बेचेंगे किसी अपने फ्रंटमैन के साथ, फिर आप फ्रॉड करेंगे, स्टील मिल किसी अपने फ्रंटमैन को बेचेंगे। एक और ड्रामा शुरू होगा क्योंकि $8 बिलियन जो ले रहे हैं, कोई मर्दे मुजाहिद को पूछने वाला बताने वाला है कि $8 बिलियन जाएगा कहां? जो पिछले $1 बिलियन आए थे वो किधर गए? किसी ने बताया आज तक? काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कत्ल उसके नजायज। काजी फायज ईसा साहब ये क्यों नहीं बताते कि पिछला $4 बिलियन कहां गया? मेरी समझ से बाहर है कि क्यों आपके पर चलते हैं उस चीज पे बात करने के लिए, पैसा जा कहां रहा है? चीमा साहब इस तरह मुल्क चलते नहीं और चल भी नहीं रहे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर मुल्क चलाना क्या अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि चल रहा है। 4 सूबों के ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनको लूटने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपका एजेंडा है। अब मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मिनिस्ट्री हम बांटेंगे, MQM ने कहा हमने इतनी लेंगे, दूसरे कहते हैं इतनी लेंगे। चीमा साहब पिछली दफा जब केयर इनकी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी तो क्या हुआ था? मैंने आपको खुद मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जितनी पार्टियां थी उन्होंने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान वहां पे भर्ती करके लुट मचाई थी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। वो फिर दोबारा होगा। ये इनके हालात है। एक हाइब्रिड सिस्टम है, पावर किसी और के पास है, और ये नीचे से जो छोटा चेंज है ये लूटेंगे, बड़े डॉलर वो लूटेंगे। है तो गेम तो सारी लूट मार की, गेम तो सारी लूट मार की। इसमें पाकिस्तान कहां है? मुझे यह समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है इसमें। कल किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब कि $8 बिलियन आएगा, उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम IMF से पैसे लें ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद अली भाई, और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि इंडिया साइड कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, बल्कि शुक्रिया अदा किया है और बाकायदा तौर पर यह बोला है कि गुज़िश्ता 75 साल से उतनी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुई जो लास्ट 2.5 ईयर में हुई है। उन्होंने बोला उतनी सड़कें 75 साल में नहीं शायद बनी होंगी जितनी 2.5 साल में बनी, उतने वहां पे डेवलपमेंट के काम 75 साल में नहीं हुए जितने 2.5 साल में। और खास तौर पे एम्स और IIT के हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और 75-76 साल से जो इंडिया साइड कश्मीर हो, यहाँ का कश्मीर हो या वहाँ का कश्मीर हो, क्या डेवलपमेंट देखने को मिली। आज वहाँ का कश्मीरी क्या सोच रखता है, यहाँ के कश्मीरी की क्या सोच है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने टॉपिक भी सुना जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर, और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी, और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी जो आपने जैसे इंट्रो कराया, गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह आके उसने वहाँ पे डेवलपमेंट के शुक्रिया अदा किया और डेवलपमेंट के बहुत बड़े पैकेजेस भी दिए। और रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि
जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं। कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं? और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या, दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की, उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इन्वाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद मीर, उसका आप कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, ठीक है। आप हमसे 1800 अरब रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है। हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे बीमार हो जाए हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। आप इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। वो देखें ना, आपने एक सेकंड, इंडियन आजाद कश्मीर, आप चलो G20 का तो आप नहीं है मेंबर, OIC का मेंबर तो आप है ना। आपने कितने OIC के इजलास श्रीनगर ये इधर बुला लिए हैं, मुजफ्फराबाद में कितने बुला लिए हैं? तो देखें, आप कुछ ऐसा करके भी तो दिखाएं ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा तो आप हमें दे देते हैं, कश्मीर को बना लेते हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ है? या तो हमें ये बताना कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम कश्मीरियों को कहीं भी आप इधर आ जाएं। और जो लोग वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, उनकी 2 सोचें पाई जाती है वहाँ पे, या तो वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत माइनॉरिटी को 1-2% लोग होंगे, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता, ठीक है। नहीं देखें, यहाँ पे मैं अनबाइस ओपिनियन अपनी देना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया है। मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन जितने लोगों से मैंने पाकिस्तान साइड कश्मीर में जाके बात की है
वो ना तो पाकिस्तान साइड पे आना चाहते हैं, ना ही दूसरी साइड इंडिया साइड पे जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें अलग कर दो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया, गलत भी हो सकती है। दिलशाद भाई, अब तो ये ओपनली चीजें सामने आने लगी हैं कि अब तो उनके पॉलिटिशियन, मतलब मुस्लिम पॉलिटिशियन, कश्मीर के पॉलिटिशियन ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी जो हम एक लॉजिक देते थे कि वो देखो जी वहाँ पे यासीन मलिक ने प्रोटेस्ट कर दिया, वो देखो जी वहाँ पे वो कश्मीरी पॉलिटिशियन ने प्रोटेस्ट कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। अब तो वो पॉलिटिशियन खुद कह रहे हैं, उनकी पब्लिक खुद कह रही है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, डेवलपमेंट हो रही है। देखें, जब डेवलपमेंट किसी भी जगह पे होती है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसका फायदा कश्मीरियों को ही होना है, उसका फायदा बाहर से तो किसी को नहीं होना। तो अगर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि यहाँ पे मिसिंग पर, अब देखें वहाँ पे मसला क्या होता है कि जब वहाँ पे लोगों के ऊपर एहतजाज किया जाता है या वहाँ पे लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता है, वो बेसिकली उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। जैसे कि हम बलूचिस्तान में लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। मिसिंग पर्सन हमारे बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। बलूचिस्तान में आप चले जाए 5 से 6 हज़ार मिसिंग पर्सन है, तो हम उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। इसी तरह अगर कश्मीर के अंदर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनको एंटी स्टेट समझते हैं। इंडिया साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो देखे ना, लेकिन वो मिसिंग नहीं करते, वो बताते हैं प्रॉपर। हमारा तो आजाद कश्मीर को छोड़ दें, हम इस टाइम लाहौर शहर के अंदर खड़े हैं। लाहौर के अंदर कितने मिसिंग पर्सन है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने खत्म करने के लिए कितने मिसिंग पर्सन किए हैं। देखिए, अब ये आग से मत खेलें। आपने 75 साल के अंदर बड़ी यशी बहुत कर ली है, बहुत हो गई है। अब मेरा ख्याल है इस मामले को संजीदगी से देखने की जरूरत है। और इसमें मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। नहीं तो फिर ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर इसका मतलब है हमारी जो कोशिश रहती है कि अवेयरनेस आए लोगों में, सोच बदले लोगों की। हम अपने पॉलिटिशियंस को अक्सर कहते रहते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसे करो, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करो, तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप राह हमवार करते हैं, ठीक है, लोगों को एजुकेट करते हैं। अभी तक तो हमारे आधे लोगों को ये पता ही नहीं है। अभी तो हम लोगों को ये बता रहे हैं, और जिस दिन ये पूरे पाकिस्तान को इन चीज का इल्म हो जाएगा उस दिन के बाद लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप जो इसके बाद आप देखिएगा कि मुल्क के अंदर चेंज आती है और इंशाल्लाह जरूर चेंज आएगी। और हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना नहीं है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए ये इश्यूज रेज कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत ना करते तो हम तो कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम बेसिकली अगर तनकीद करते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव तनकीद हम नहीं करते और ना हम इस चीज के कायल हैं। आप हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करें। अब हमारे यहाँ जो मेन सिटीज हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। अब कराची देख लें, वहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। कराची के अंदर कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट बना दी हैं। अब मैं तो आपको कई ऐसी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर गिनवा सकता हूँ जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बनी। इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग की अगर बात कर लें, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 500 में आती हैं या टॉप 50 में आती हैं, और उनकी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में आती हैं या टॉप 100 में आती हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा हमारा एजुकेशन लेवल और उनका एजुकेशन का जो लेवल है वो कहाँ पे है। और दूसरे नंबर पे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमने कश्मीर को, मतलब हमारे पॉलिटिशियन ने या जो भी लोग ये हमें चला रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने कश्मीर को मजहब के साथ जोड़ दिया है। मतलब किसी को ऐसा लगता है कश्मीर की बात है मतलब मजहब की बात है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पाकिस्तान के अंदर पता क्या, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हवा देनी होती है और जब किसी चीज को पीक पे लेके जाना होता है तो उसके साथ मजहब अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। और मुझे मेरी बात सुने, ये जितने मुल्ले सुन रहे हैं, ये जितने भी मजहबी तबका सुन रहा है, मुझे ये बताएं कि किस में लिखा हुआ कि आपने जाके जो है ना वो एक रियासत है, रियासत के अंदर आपने जाके हमला कर देना है। आपने 1948 की जंग लड़ी है, 71 की लड़ी है, 98 की लड़ी है। आपको मुझे ये बताएं कि हासिल क्या, उन्होंने 370 चेंज कर दिया। आपकी तो कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि आप एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर जो है वो हमारी शार है, तो कश्मीर शार है, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। सबसे पहले आप अपने आप मुकाम तो बनाएं कि लोग इंटरनेशनल जगह पे, इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल जहाँ पे सिटिंग्स होती है वहाँ पे आपकी बात की कोई वैल्यू हो। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भाई मुकाम बनाए, यानी कि आपका कहने का मतलब यह कि एक दफा मुकाम बनाए और उसके बाद ऐसा करे। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इस सोच को खत्म करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हम पाकिस्तान बनाएंगे, वो पहले पाकिस्तान को बनाए। पहले एक मॉडल, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप एक मॉडल पेश करें, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसे मॉडल पेश करें। अब हमारा हाल तो ये है कि अगर हमें IMF की ट्रेंच नहीं मिलती जो कि अप्रैल मई में मिलनी है तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर हम तो अभी तक इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमने ग्रे लिस्ट में लेना है या ब्लैक लिस्ट में लेना है, और आप बात करते हैं। और हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये अनवारुल हक काकड़ जो है इंतहाई आदमी जिसको आपने वो बनाया, मैं सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ जज्बात में आगे, लेकिन उसने हम क्या कहा कि 300 जंगे कश्मीर के लिए और उसने ये नहीं कहा कि मैंने लड़नी, उसने कहा आवाम ने लड़नी है, हमने क्यों लड़नी है।
हम क्यों लड़े जाएंगे 300? ठीक है, पैसे बजट के आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके पास है, नहीं, लेकिन मरवाने के लिए गरीब आवाम है। एक बात मैं आपको बता दूं, इधर आप किसी भी पब्लिक को कह दें, मैं मतलब यहाँ पे अगर कोई लोग गुजरेंगे मैं उनसे आपकी अभी एक मतलब रिएक्शन ले लेंगे। अगर किसी को पूछ लेंगे भाई कश्मीर जाना है आजाद करवाने चलोगे, सारे कहेंगे हाँ भाई जान भी हाजिर है कश्मीर के लिए, क्योंकि मजहब को साथ जोड़ दिया ना। इस तरीके से वो कहते हैं कि पब्लिक लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। मजहब को साथ इन्होंने जोड़ा है, उस वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और जो मुसलमान है वो थोड़े मजहबी तौर पर ज्यादा अटैच होते हैं, तो इसलिए उनको भड़काना भी आसान होता है। और ये पॉलिटिशियंस भी और इसके अंदर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इस चीज को यूज करते हैं। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इतनी सेंसिटिव चीज है जिसको ये यूज करते हैं अपने मकासद के लिए, और इसकी वजह से फिर इमेज भी तो पूरी दुनिया में किया जा रहा है। इमेज भी खराब होता है। तो यार देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मजहब होता है उसको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। वो पॉलिटिक्स के साइड पे आपने अपना मजहब प्रैक्टिस करना, बिस्मिल्लाह करें, जिस तरह आपका दिल करता है मजहब प्रैक्टिस करें। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी आजादी तब तक है जब तक अगले बंदे का नाक नहीं शुरू होता, अगर आप इस तरह छड़ी घुमाए तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताएं, इस टाइम पे एक सोशल मीडिया को हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, वहाँ के इंडिया साइड कश्मीर की बड़ी वीडियोस भी आती हैं डेवलपमेंट के हवाले से। वो लोग, वो कश्मीरी क्या सोच रखते होंगे पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए? वो मतलब क्या आपको लगता है इस टाइम इंतजार में बैठे होंगे हाथ से हाथ बांध के या हाथ पे हाथ रख के कि भाई पाकिस्तान आए हमें आजाद करवा के ले जाए? तो यानी हमारे इधर तो ये कंसेप्ट दिया जा रहा है ना। देखिए, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर जुल्म ही हुआ जा रहा है, ठीक है। उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनके ऊपर वो सारा कुछ जिंदगी बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ, ये हुआ है ऐसा। हालांकि ये सिर्फ हमारा मीडिया दिखाता है ये चीजें। अब हमारे मीडिया में किसी ने ये बताया कि उनको इतना डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया साइड कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी तक लोगों को यह कि आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, फोन करने की सहूलत नहीं है। मैं कितने प्रोग्राम इंडिया साइड कश्मीर के मतलब जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उनके पास वो इंटरनेट कहाँ से आया? जो श्रीनगर में बैठ के या दूसरे कश्मीर के एरियाज में, जम्मू में बैठ के वीडियोस कर रही है, उनके पास कहाँ से ये इंटरनेट आया? आजकल ये दौर नहीं है कि आप एक खबर फैला दें और उस खबर को सच मान लिया जाए। जब तक वो खबर प्रूफ नहीं होगी तब तक उसको नहीं माना जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें। आपका कश्मीर के साथ लेना देना तब होगा जब आप आजाद कश्मीर को कुछ बनाएंगे। जो हमारे साथ हाँ। कश्मीर है जिसकी जिम्मेदारी इस टाइम हमारे सर पे है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो उनके होम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि भाई जो उन्होंने पीओ के बोला है कि भाई वहाँ के लोगों को तो आप पहले राइट दे दो। उन्होंने तो ये बोला है प्रॉपर। यहाँ पे तो हमारे पास बलोचिस्तान के लोगों के पास राइट्स नहीं है। पिछले दिनों वो महारंग बलोच जो मिसिंग पर्सन का मुकदमा लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी रही है, तो हमारे पास जो बलोचिस्तान है उसके ऊपर भी नहीं है। आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है, जुनूबी पंजाब की तरफ चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है। तो सबसे पहले आप अपने आप को खड़ा करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपना जो डेमोक्रेसी है उसको किसी एक जगह पे लेके आए, उसके बाद आप ये चीजें सोचिए। अपने घर को सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। और इस देखें, आप जब तक इस मामले में फंसे रहेंगे, हमने 3 जगह लड़ी है ना, हमें 3 जगहों को कोई एक रिजल्ट मिला है? हमें रिजल्ट नहीं मिला है, नुकसान हमें मिला है। हमारा इंटरनेशनल दुनिया के अंदर भी इमेज पीछे गया है। और आप ये देखें कि जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी। वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों एतमाद में नहीं लिया? किसी डेमोक्रेसी वाले मुल्क में ऐसे होता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट तो आप नहीं दे रहे। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे उन्होंने बकायदा बोला है कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि देखिए, आप हिसाब लगा लें डेमोक्रेसी का कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि इलेक्ट हो गया है, जिसने पूरी पाकिस्तान की आवाम ने उसको इलेक्ट किया है, उसको नहीं पता कि उसकी जो फौज है वो जाके उधर ठीक है। और फिर बड़ी बात यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी पहले यही कहती रही कि भाई हमें नहीं पता, ये मुजाहिदीन है जो अपने तौर पे ये कश्मीर को आजाद करने निकल गए हैं। लेकिन जब उनकी बॉडीज मिली तो वहां से बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला कि भाई ये फौज के लोग हैं या पाकिस्तानी फौजी हैं, तो फिर हमें मानना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा या ये आप अपने पास से नहीं कह रहे, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ डायलॉग हो, और हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इस बात की अपील करते हैं कि आप इंडिया के साथ डायलॉग करें। ठीक है। एक चीज 1 मिनट में पूछता हूँ किसी भी भाई से यहाँ पे जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है आजाद करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाहते हैं। आप क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे
2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे दें इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हूँ जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला कि उसने जिस चीज भाईजान 1 मिनट मुझे ये बताएं, कश्मीर के हवाले से, जो इंडिया साइड कश्मीर है, कैसे क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? अगर आपको कहें कि आप वहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे जाके? क्या बोलेंगे? नहीं, आजाद करवाना चाहते हैं या वो जैसे हैं आजाद करवाएंगे। क्यों? क्या वजह उसकी? हमारा पाकिस्तान का मुल्क है। ठीक है, चले, ठीक हो गया। उन्होंने भी यही बात की है, यानी किसी से भी पूछ लो वो यही बात करेंगे। देखें, ये मजहब के साथ इनको जोड़ा हुआ है। अगर ये 2 लोग जो आपने इनको लिया, अगर मेरे साथ 15-20 मिनट बिठाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इनको कायल कर लूंगा इस बात के ऊपर कि मजहब के साथ इसको अटैच मत करें। देखें, ये असल में मजहब के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अब यूरोप के अंदर ना, आपको पता है कि सलीबी जंगें हुआ करती थी और पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक मचाया हुआ था और बहुत ज्यादा होती थी, करोड़ों लोग भी मरे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो थे ना उस टाइम के जो पादरी थे या उनके जो मजहबी उलमा कराम थे, उन्होंने उनको ना एक वेटिकन सिटी बनाया, उसके अंदर उनको बंद कर दिया और उनको कहा कि भाई तुम लोगों का मामला यहाँ तक है, तुमने पॉलिटिक्स में नहीं आना। ठीक हो गया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा वेटिकन सिटी बना दिया जाए तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसले यहाँ पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर मामले के अंदर इन्होंने अपनी लुचतल्ली होती है। अब वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो जो एक लड़की थी उसके हलवा लिखा हुआ था इधर, उसपे उन्होंने क्या आतंक मचाया, मजहब को, मतलब ये हर तरफ ये मजहब को ला रहे हैं और इनको पता है कि जो मुसलमान है वो मजहबी तौर पर जरा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। और ये भी यहाँ के, मैं ये भी चीज जो मैंने यूएई में जाके मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। अच्छा लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया साइड कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो यूएई वहाँ पे, सऊदी अरेबिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? वहाँ पे माला श्रीनगर किसका है, कौन से कंट्री का है? ये सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ठीक है, आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। या यहाँ पे इस्लाम पे ज्यादा मोहब्बत है, इसको इस्लाम का किला बनाया जाता है कि ये इस्लाम का किला है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरे नंबर पे यूएई में कोई मुजाहिद क्यों नहीं उस तरीके से पैदा होता? इवन वो लोग तो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और ये चीजों हम खुद देख के आए हैं। यकीन माने, मैंने वहाँ पे जाके ऐसे एरियाज देखे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मैं इस टाइम यूएई में हूँ, दुबई में हूँ या फिर इंडिया के किसी सिटी में मौजूद हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हुआ। प्रॉपर मंदिर है, उसके बाहर पूरी मार्केट है और आप में से जो लोग दुबई गए होंगे, ओल्ड सूप गए होंगे, गोल्ड सूप गए होंगे, उन्हें इस चीज का आइडिया होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है और पूरी प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे इंडियन मसाले, इंडिया की प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ जो वो सेल की जा रही हैं ऐसे, और इंडियंस ही सब बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे तो मुसलमान का दुश्मन बना फिरता है। यहाँ से जाके लोग बाहर जाके क्या लेते हैं? पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, यहाँ पे जाके बाहर जाके मजहबी असाइलम लेते हैं। तो आपका जो अपना मुल्क है यहाँ पे आपने क्या हाल कर दिया? वो पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने मजहब के नाम पे यहाँ पे आतंक मचाई हुई थी, लोगों को सरेआम कत्ल कर देना, एटीएम तोड़ देना, मशीनें तोड़ देना, गाड़ियों को तोड़ देना। तो ये मजहब नहीं सिखाता, कोई भी मजहब इस तरह की चीज नहीं सिखाता। ठीक है, चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सब मजाहिब जो हैं वो बराबर है और सब मजाहिब का अपना एहतराम है। ठीक है, हर बंदे को अपनी मजहब प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। लेकिन किसी पे जुल्म करने का, किसी पे बर्बरियत करने का, किसी को नीचा दिखाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला है कि इसको जनाब मजहब के साथ अटैच कर रही है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। ठीक हो गया, आपने जितनी मौजें करनी थी वो आपने कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम के अंदर चेंज आएगा और हम उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जब बिल्कुल इसके अंदर यही है कि हमारी भी एफर्ट ही है, कोशिश है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये अकेले या कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वो चेंज तभी आएगा जब हमारे मीडिया में ये चीजें बताई जाएंगी। और इसका फायदा किसी और को नहीं, पाकिस्तान को होगा। इसका फायदा इंसानियत को होगा। थोड़ा सा अगर कोई भी, चाहे वो हमारा कोई पॉलिसी मेकर है, चाहे वो हमारा कोई मीडिया पर्सन है, चाहे वो हमारा कोई जर्नल है या कोई आम पब्लिक है या कोई टीचर है, अगर वो थोड़ा सोचे कि यार पाकिस्तान का फायदा किस चीज में है, नफरतों में नहीं है। अगर लेट्स सपोज नफरतों में फायदा होता तो 76 साल में कुछ ना कुछ तो हम आगे चले जाते, 76 साल में कुछ तो फायदा ले लेते। अगर कश्मीर का ये लॉलीपॉप दे के हमें कुछ फायदा होता तो आज कोई ना कोई चीज तो हमारे पास मौजूद होती। आज हमारे साथ रहने वाले कश्मीरी तो हमारे साथ होते, दिल से वो हमारे साथ नहीं है। ये मेरी
पर्सनल जो मैंने वहाँ पे चीजें ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसके जो लोग हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। इवन वो खुश नहीं है, इवन मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कब खुश हूँ? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इधर अब लाहौर के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर एजुकेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं आया। नहीं, उधर फिर एक लॉजिक ये भी दे दिया जाएगा ना, लेट्स सपोज कोई ज्यादा मुहिब्बे वतन खुद को समझेगा, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन जो ये समझेगा कि मुहिब्बे वतन होने की निशानी ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, चाहे गलत होता रहे, आपने कहना सब अच्छा है, वो ये कहेगा दिलशाद ये बताओ आज आपने जो एजुकेशन हासिल की कहाँ से की? पाकिस्तान से की। आपने जो आज तक खाना खाया कहाँ से खाया? पाकिस्तान। और आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एजुकेशन की अगर आप फीस आती 1 लाख से ज्यादा तो उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता है। ये पाकिस्तान शायद मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन की फीस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। जिस बच्चे की एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख या मेरे ख्याल 1,20,000 या 1 लाख नॉर्मल है, ठीक है, इतनी फीस है ना, उसके ऊपर उसको 5% टैक्स पे करता है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो एजुकेशन के ऊपर टैक्स लेता है? हेल्थ के मसाइल आप देख लें यहाँ पे क्या है, हमारे कितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो बाहर जा रही हैं, ठीक है। अब अमेरिका का जो पूरा एक हेल्थ सिस्टम है वो किसके ऊपर चला? पाकिस्तान से नर्सेज जाती हैं। अगर यहाँ पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो पाकिस्तान छोड़ के कौन जाना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पिछले साल छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को। अब 2024 चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल 30 लाख लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान इतने स्टूडेंट जा रहे थे कि अब उनके लिए वहाँ पे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। वो लोगों ने कई कंट्रीज ने तो वीजा बंद कर दिया है। तो आप खुद देखें कि आपने हालात क्या लेके आए। सबसे पहले इस मुल्क का एक ही हाल है जो मैं हमेशा बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। इनका पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए। कायद ने कहा था इनका काम सिक्योरिटी का है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनका काम सिक्योरिटी का है। इनका काम कोई नहीं है कि ये आके हमारे ऐवानों में आके बैठे। ठीक है, लास्ट में ये मुझे बता दीजिएगा कि जिस टॉपिक से हमने बात स्टार्ट की कश्मीर के हवाले से, आज उनके पॉलिटिशियन, इंडिया साइड कश्मीर के पॉलिटिशियन, थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट का। कभी पब्लिक की तरफ से, कभी एक बच्ची की, मैं छोटी सी बच्ची थी कश्मीरी बच्ची, उसकी वीडियो देख रहा था, उसने ये डिमांड की, एक वीडियो बनाई, उसने बोला कि भाई मोदी जी हमारे यहाँ पे स्कूल की ये हालत है, बेहतर नहीं है, आप हमारे स्कूल को बेहतर कर दें। विद इन फ्यू डेज वहाँ के स्कूल को प्रॉपर मेंटेन किया गया, रेनोवेट किया गया। और ये देखे ना, अब वो बच्ची क्या सोचेगी, उस स्कूल में पढ़ने वाले कश्मीरी के इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे, उस मोहल्ले के, उस इलाके के लोग क्या सोचेंगे, और वो बड़े होके किससे मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल, इतना पॉजिटिव इमेज गया जब बच्चे का ब्रिंग अप ही ऐसी हो रही है, ठीक है, कि उसको ये चीज नजर आ रही है कि मैंने एक अपील की और उसके मुकाबले में उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एक्शन लेके उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे तो देखें, ये 9 मई वाला वाकया हुआ या पिछले जितने भी वाकयात हुए उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में चले गए, उनका पता ही नहीं है। और वो बिलीव करें कि वो छठे 7वें सेमेस्टर के बच्चे, यंग बच्चे हैं, और उनका पता ही, उनके माँ बाप को नहीं पता, और इस वाक्य को साल से ज्यादा टाइम होने वाला। कल को उन्हीं के जो उनसे रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो एंटी स्टेट होता है, तो ये कह दिया जाता है ये तो इंडिया करवा रहा है, इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान के कहने पे कर रहे हैं, या ईरान के कहने पे कर रहे हैं, या फिर अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें खुद लोगों को राइट्स देने की जरूरत है, हमें खुद यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। किसी से दुश्मनी नहीं हमने करनी, और ये नहीं कि आज हमारी हालत इस तरीके से खराब है तो इसलिए आप हम जो सा वो दोस्ती की बात करें। नहीं, हालत खराब हो अच्छी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इसी में पाकिस्तान का फायदा है, इसी में पाकिस्तान के इमेज बेहतर होने का एक मतलब चांस है। ये थी आज की वीडियो। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा।